बात कहीं भी स्टेटमेंट में आपको दिख रही है? ये ऐसे अल्पसंख्यक में तो बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं फिर आपका। कहीं भी मुस्लिम लीग को स्पष्ट किया गया है तो याद रख लेना, इसको मुस्लिम लीग तो यहीं से नाराज हो गया। और मुस्लिम लीग ने शुरुआती दौर में तो मुस्लिम लीग इससे खुश था, लेकिन मुस्लिम लीग ML4 मुस्लिम लीग ने इसे रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि कहीं भी ये स्पष्ट ही नहीं है कि भाई मुस्लिम लीग के फेवर में कोई डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से मतलब क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था। स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं था। समझ जाएंगे इस बात को, आसान से शब्द है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं। पांचवी और महत्वपूर्ण बात क्या की गई? इन्होंने बोला इन्होंने बोला क्या बोलेंगे आपका, एक छोटे से शब्द और लिख लेना आप यहाँ पे, अगर आप इससे भी ना समझे, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट इसलिए कर दिया था। क्या बोलेंगे इन्होंने यहाँ पे, जो ये चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे, ये चाहते थे मुस्लिम लीग के लिए एक अन्य देश, मुस्लिम लीग के लिए एक एक अन्य देश। लेकिन कहीं भी ये स्पष्ट बात नहीं हुई थी, ठीक है, कहीं भी इस बात को एकदम से क्लियर स्पेसिफाई नहीं किया गया था। इसीलिए मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई हमारे लिए बात करनी थी तो स्पष्ट बात करनी है, हमको इस तरह का बहकावा नहीं चाहिए। पांचवा बोला गया एक युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी। ये पांचवी बात थी इसमें। क्या बोला गया? एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। तो आप, और लिलिथगो ने जो बोला था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम आपके साथ है, उसने बोला कि भाई आज के बाद जो होगा कभी भी इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद होगी जिसमें भारतीयों के मत की भी कीमत होगी कि भाई आप इस युद्ध में शामिल हैं या नहीं है, आपसे पूछा जाएगा। लिलिथगो ने जो बोला वो गलत बोला था। जैसे बड़े बूढ़े नहीं कर देते कि भैया कोई बात नहीं, बच्चे से गलती होगी, इसे माफ कर दो, झगड़ा शांत करो। तो झगड़े को शांत करने की बात है कि भाई किसको मनाने की बात है, ये लोग किसको मनाना चाह रहे हैं? ये कांग्रेस को मनाना चाह रहे हैं। क्योंकि रूठी हुई कौन है? कांग्रेस। रूठा हुआ कौन है? कांग्रेस रूठा हुआ। तो ये किसको मनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस को मनाना चाह रहे हैं। तो आपको ये लालच दिख रहे हैं सब। आप कहेंगे भैया गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी, अरे भैया कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं हम, पूर्ण स्वराज हम मांग रहे हैं, आप कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं युद्ध की समाप्ति पर डोमिनियन तो हम बहुत पहले छोड़ चुके, हम तो इसकी मांग कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में होम रूल आंदोलन मांग कर रहा था डोमिनियन स्टेटस की। यस और नो? ये अंग्रेज हमको बहकाना चाह रहे हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी हमको डोमिनियन देने की बात कर रहे हैं। है मूर्खता। संविधान बनाना भारतीयों का अपना अधिकार होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये होना भी चाहिए था। अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाएगा। यानी तुम एरोगेंस देख रहे हो इस समय भी ब्रिटिश सरकार की, मतलब खुद को, भारत को अपने पक्ष में भी करना चाह रहे हैं, कांग्रेस को अपने पक्ष में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन पुष्पा की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, झुकना भी नहीं चाह रहे हैं। युद्ध सलाहकार परिषद बनेगी कि भैया जो हमसे गलती हुई है वो आगे ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हुआ क्या था देखो, मुस्लिम लीग ने तो रिजेक्ट कर दिया, मैंने आपको बताया। यहां पे याद रख लेना कांग्रेस का क्या वीर हुआ, इस पे नोट करना। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार अस्वीकार अर्थात रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट होना ही चाहिए था या नहीं? आप कहेंगे जी भैया। क्या कहा कांग्रेस ने? कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया और कांग्रेस ने कहा भारत की स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं करेंगे, भारत की पूर्ण स्वतंत्रता से कम पर समझौता नहीं। अब हम भी नहीं झुकेंगे, तुम नहीं झुक रहे हो तो कम पर समझौता नहीं होगा, कम पर समझौता नहीं। नो कंपैरिज, क्या बोलेंगे? नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है। और इस समय पे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कौन बताएगा? 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कभी भी आपसे पूछा जाए सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो वो एक ऐसा समय था कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद के लिए कोई चुनाव वगैरह नहीं कराया। अबुल कलाम आजाद ही सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? अबुल कलाम आजाद। वो सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। आपको याद होना चाहिए कि 1923 का जो दिल्ली का विशेष अधिवेशन था, उसमें वो मात्र 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए थे। तो सबसे कम एज के भी वही हैं और सबसे लंबे समय तक भी वही हैं। ओके, तो अबुल कलाम जी का यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है। अबुल कलाम जी ने कांग्रेस का वह कौन सा नेता था? अबुल कलाम आजाद। ठीक है, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी ये बने थे।
याद रख लेना, इन्होंने डिस्कस तक भी नहीं किया, डिस्कस तक भी नहीं किया इन्होंने। इन्होंने बोला ये डिस्कशन करने की चीज है, इस पे तो डिस्कस भी नहीं करेंगे। तो कांग्रेस का वह कौन सा नेता है जिसने अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा करने से बिल्कुल इंकार कर दिया था? ठीक है, भारत की स्वतंत्रता से कम कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है यहाँ पे, नेहरू जी ने क्या कहा था? अगस्त प्रस्ताव को, कांग्रेस का व्यू देख रहे हैं हम इस पे, क्या था? अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने कहा दरवाजे पर एक कील लगी हुई है, वो भी जंग लगी हुई है। क्या बोलेंगे? यानी कि किसको बताया था इन्होंने? जो अंग्रेजों ने कहा था कि हम तुमको अभी औपनिवेशिक स्वराज्य देंगे, डोमिनियन स्टेटस को, डोमिनियन स्टेटस को, ये नेहरू जी ने कह दिया। क्या बोल दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने बोल दिया कि इज लाइक है, डोमिनियन स्टेटस इज लाइक है, इज लाइक, डोमिनियन स्टेटस इज लाइक, किसने कहा था ये? या बोले डोमिनियन स्टेटस इज लाइक ए रस्टी नेल इन द डूर, ये किसका स्टेटमेंट है? डोमिनियन स्टेटस दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है। ये अगस्त प्रस्ताव में जो डोमिनियन देने की बात की गई थी उस पर नेहरू। तो आप समझ गए कि भैया कांग्रेस इसके खिलाफ में है, यस और नो? आप कहेंगे जी भैया। लिलिथगो पूरी दुनिया में क्या बोलता था? लिलिथगो पूरी दुनिया में क्या बोलता था? इंडिया साथ है। अब सीधी सी बात हुई कि भाई इंडिया साथ है, भारत से पूछा गया था हाँ या ना? आप कहेंगे भैया बहुत बार हम इस पर डिस्कस कर चुके, बिल्कुल नहीं पूछा गया। तो जब आपसे या हमसे पूछा नहीं गया तो क्या हमारा जो राइट टू स्पीच है वो हमसे छीना गया? क्या हमारा जो बोलने का अधिकार है, मतलब हमसे पूछा तक भी नहीं गया, इसका मतलब है कि हमको हमारे बोलने के अधिकार से वंचित रखा गया। एक बड़ा शानदार प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुनना, हाँ या ना? क्या आप कहेंगे जी भैया? आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी कि हमारे राइट टू स्पीच को यहां पर छीन लिया गया, बोलने के अधिकार से हमको वंचित किया गया। और इसीलिए यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात आएगी, उसको लिखें, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, इन द अपोजिशन ऑफ अगस्त ऑफर, विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। भैया मेरी आवाज ठीक आ पा रही है आप लोगों को? ऐसे तो नहीं लग रहा मैं नाक में बोल रहा हूं जैसे? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह से क्या मतलब है? इंडिविजुअल सत्याग्रह। अभी इसका बैकग्राउंड समझेंगे कि इसके पीछे जो है मंशा क्या थी। अभी तक आप सिर्फ पढ़ते होंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह था एक। भैया मैं टिश्यू पेपर लेके आया था, जरूरत पड़ेगी दोस्त। माफ करेंगे मुझे, आज मैंने आपसे पहली माफी मांग ली है ना। ओके, क्या बोलेंगे? अगस्त प्रस्ताव के विरोध में, अगस्त प्रस्ताव के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किया गया। अब इसको समझे, इंडिविजुअल सत्याग्रह है क्या, कब शुरू हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। कहां से शुरू हुआ था? पवनार, पवनार एक आश्रम था, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से ये शुरू हुआ। देखो गांधी जी की मंशा क्या थी। अब इस टाइम पे सब लोगों ने बोला कि भाई यार ये अंग्रेज हमको लॉलीपॉप दे रहे हैं, अंग्रेज हमको बहका रहे हैं। तो सब लोगों ने गांधी जी से बोला कि कोई एक मास मूवमेंट करते हैं, मतलब एक बड़ा आंदोलन इस समय पे छेड़ देते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अभी मास मूवमेंट नहीं करते हैं, कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाते हैं, अभी मेरे पास एक तरीका है। वो तरीका ये है कि लिलिथगो ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि भाई भारतीय हमारे साथ हैं। पहले तो उसने हमारा जो राइट टू स्पीच छीना है, जो उसने हमसे बोलने की स्वतंत्रता छीनी है, पहली लड़ाई तो हमें उसके खिलाफ लड़नी होगी। यानी हमको अभी बोलना होगा। क्या करना होगा? अभी राइट टू स्पीच छीना गया हमसे, तो अभी हम पहले बोलेंगे और हम दुनिया को बताएंगे कि हम इस ब्रिटिशर्स के साथ में नहीं है, हम ब्रिटिश सरकार के साथ में नहीं है। तो उसके लिए क्या होता था? व्यक्तिगत, यानी एक व्यक्ति चलता था
जिला मजिस्ट्रेट को उस जिले में, जिस जिले में उसको भाषण देना होता था, वहां के जिला मजिस्ट्रेट को एक चिट्ठी भेजता था पहले कि भैया मैं यहां पर आऊंगा इस जगह। ऐसे नहीं था ऐलान करके कि भैया मैं कल यहां आऊंगा, यहां मैं अपनी स्पीच दूंगा, तुम पे अगर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है तो तुम कर लेना। इतना ओपन चैलेंज। यानी हमको बोलना है किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार की नीतियों के खिलाफ। हमको बोलना है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशियर्स जो हमारी परमिशन के बिना हमको शामिल कर रहे थे, जो उन्होंने बोला है कि उन्होंने हमारा ये अधिकार छीन लिया था, हमको बोलना है। तो गांधी जी ने बोला ठीक है, पहले व्यक्ति कौन जाएंगे? जो इसमें पहले व्यक्ति थे, याद रख लेना, इसमें पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति थे जो सबसे पहले गए आपका आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, गिरफ्तारी होती थी इन लोगों की। विनोबा भावे सबसे पहले इनको भेजा गया। दूसरे व्यक्ति थे, बोले कि भाई हमारी जो बोलने की आज़ादी छीनी गई है ना, पहले हमें उसके लिए काम करना है, अभी मास मूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आज़ाद हिंद फौज उधर से आ रही है, कहीं ऐसा ना हो एक मास मूवमेंट हो तो लोग इस समय हिंसा करें और दोनों चीज़ें आपस में मिल जाएं और बहुत बड़े उसके नुकसान हो जाएं। तो डर रहे थे गांधी जी से थोड़ा, एक बड़े आंदोलन से। दूसरे व्यक्ति अगर हम बात करें, दूसरे व्यक्ति इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति कौन थे? बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछा था, आप सब जानते होंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो तीसरे व्यक्ति थे, तीसरे व्यक्ति कौन बने थे इसमें? ब्रह्मदत्त थे। तीसरे व्यक्ति इसमें ब्रह्मदत्त बने। ये सब लोग क्या बोलते थे भैया? जाकर के, बात समझ गए क्या था व्यक्तिगत? ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आप लोग समझ गए होंगे जी भैया। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे थे? अपना जो राइट टू स्पीच है उसको अफर्म कर रहे थे। आपसे मैं कभी भी पूछूंगा इन फ्यूचर कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पीछे मकसद क्या था, गांधी जी ने क्यों चलाया था? तो राइट टू स्पीच को अफर्म करने के लिए। अफर्म का मतलब हमारी जो बोलने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, उसको पक्का किया जा रहा था कि भाई हम बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो इन तीनों लोगों को या अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखो, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला वो दो फेस में चला। पहले तो अकेला आदमी चलता था, अकेला आदमी चलता था भैया, आगे आगे और अपना स्पीच देता था, गिरफ्तारी देता था। लेकिन जब गांधी जी ने देखा कि ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, इसकी बात ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम गांवों से होते हुए जाओ, ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए चलो एक आदमी, और इस बार अपने साथ लोगों को भी जोड़ो, अपने साथ लोगों को भी ले लो। अभी तक क्या था? अभी तक तो सिर्फ एक पर्सन होता था। अभी गांधी जी ने बोला कि भाई तुम जो अकेले अपने साथ चल रहे हो, तो तुम अपने साथ लोगों को जोड़ो भी, ठीक है, अपने साथ अन्य लोगों को भी जोड़ लो, ठीक है। हाथ पांव अलग अलग बना दिए मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अपने साथ लोगों को चल दो और लोगों को लेके चलो दिल्ली की तरफ। तो यहीं पे बात आई दिल्ली चलो। इसीलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम क्या बोलते हैं? गांवों से होते हुए दिल्ली चलो, मूव टू दिल्ली। तो दिल्ली चलो का जो ये नारा दिया गया, लेकिन ये सारी चीजें कैसी होंगी? पीसफुली होंगी, शांतिपूर्ण होंगी। कोई हिंसा हमको नहीं करनी है, कोई हिंसा हमको नहीं करनी है। सीधे कहां पहुंचना है? हम सब लोगों को दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली की तरफ अब चल दीजिए। तो अगर मैं कभी भी आपसे पूछूंगा व्यक्तिगत सत्याग्रह जो चला था वो किसके विरोध में चला था, तो आप कहेंगे या तो लिलिथगो की घोषणा, या आप कहेंगे अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। अगली बात पर आते हैं, वापस चलेंगे, यहां पर ध्यान से देखना। अभी बात करते हैं, जापान युद्ध जीत रहा था, मैंने आपको बताया। जापान ने एक कमाल कर दिया। 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। पर्ल हार्बर पर एक मूवी भी आपने देखी होगी, बहुत चर्चित मूवी है। अब जो पर्ल हार्बर क्या था? अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था। यहां पर अमेरिका के क्या है, फाइटर प्लेन्स खड़े रहते थे, और जापान ने जाके वहां पर 100 से ज्यादा फाइटर प्लेन उनके उड़ा दिए। पर्ल हार्बर सुना है सबने। इसी वॉर ने जापान को और ज्यादा मजबूत कर दिया। यही वो अटैक है जिसकी वजह से अमेरिका ने परमाणु हमला किया। हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के दो शहरों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिरा दिए गए। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में।
तो 7 दिसंबर 1939 कहने का मतलब है 7 दिसंबर 1941 को जो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, पर्ल हार्बर कहाँ है, अमेरिका का एक नौसैनिक